नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आया हूँ। ये आपका 9 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करवा रहा हूँ। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण जिसके फोकल लंबाई एफ वायु है को एक दर म्यू बराबर 4/3 में डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो एफ होगी। दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तक सूचांक पर निर्भर नहीं करती। आपतित किरण और परावर्तित कोण तब तक समान होंगे जब तक कि डुबाई गई वस्तु लेंस ना हो। इस प्रकार फोकस दूरी एफ के समान होगी। दूसरा प्रश्न, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडीओ और सीईओ कौन है? तो उषा अनंत सुब्रमण्यम, जो 2018 के अनुसार इलाहाबाद के एमडी और सीईओ नियुक्त थे। वर्तमान एमडी और सीईओ मल्लिका अर्जुन राव है। उषा अनंत सुब्रमण्यम मार्च 2018 में इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ थे। उषा अनंत सुब्रमण्यम को मई 2017 में इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था और अगस्त 2018 में इस पद से बर्खास्त कर दिए गए थे। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा में विपरीत होता है? तो वेग की दिशा में विपरीत होता है। वेग किसी निकाय के विस्थापन के परिवर्तन की दर को उस निकाय को वेग कहा जाता है। वेग सदिश राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों होती है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को निकाय का त्वरण कहा जाता है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। मंद ऋणात्मक त्वरण, जब निकाय का त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो अवतरण कहलाता है। यह निकाय का ऋणात्मक त्वरण होती है। त्वरण की दिशा इस समान सिद्धांत द्वारा निर्धारित की जाती है कि यदि कोई वस्तु धीमी हो रही है तो त्वरण की गति की विपरीत दिशा में होगी। इसलिए इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई वस्तु धीमी हो रही है तो त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होगा। यह एक ऋणात्मक त्वरण है। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातु को निष्कासन होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के कारण अभिक्रिया द्वारा उच्च प्राथमिकता वाली धातुओं को निष्कासन होती है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा उच्च अभिक्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम आदि को शुद्ध पिघले हुए अयस्क प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में विद्युत धारा को धातु अयस्कों की पिघली हुई अवस्था से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया धनात्मक रूप से आवेशित धातु आयन कैथोड, ऋणात्मक रूप से अवशेषित इलेक्ट्रोड है की ओर पलायन करते। जहाँ अपचयन होता है, कैथोड पर धातु आयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और तटस्थ धातु परमाणुओं के रूप में जमा हो जाते हैं। इस जमाव के परिणाम स्वरूप धातु का निर्माण होता है। असमर्ग अभिक्रिया में धातु के धनायनों का अपचयन शामिल होता है जिससे संबंधित धातु बनती है। इनमें से कौन एक सेप्रोट्रोप है? तो इनमें से आपका कुकुरमुत्ता जो है एक सेप्रोट्रोप है। निम्नलिखित में से किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो पेट्रोलियम होगा। जब पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है इसके कारण कच्चे माल की कमी होती है। पूरे आपूर्ति श्रृंखला पर इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण लागत अन्य स्फीति में वृद्धि होती है। उत्पादन के कारक महंगे होने के कारण लागत अन्य स्फीति वृद्धि होती है। चूँकि पेट्रोलियम उत्पादन श्रृंखला में बुनियादी वस्तु है इसलिए इसकी लागत में वृद्धि लागत जन्य स्फीति में वृद्धि के कारण बनती है। ऑटोवेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम। ऑटोवेक्स वर्गीकरण न्यूलैंड्स के अंतिम तत्व है। थोरियम न्यूलैंड के ऑक्टेवेक के नियम में अंतिम तत्व है। न्यूलैंड के ऑक्टेवेक का नियम उन समूह तत्वों को वर्गीकृत करने वाला पहला समूह है जिनके समूह में समान गुण वाले तत्व हैं। न्यूलैंड के ऑक्टेवेक के नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व की गुण पहले तत्व के गुणों के समान होगी। न्यूलैंड के ऑक्टेवेक नियम ने कैल्शियम तत्वों के गुणों को समझाया। कैल्शियम के बाद इस नियम ने उचित परिणाम नहीं दिए। यही कारण है कि यह नियम रद्द हो गया। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते तो करंट का मान क्या होगा? तो एक ही रहता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो उस धातु का नाम आपका सोडियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। समूह एक इस क्षार की धातुओं को नरम धातु के रूप में जाना जाता है। इनका क्वथनांक बिंदु निम्न होता है और यह विद्युत
के अच्छे चालक होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम समूह ए के धातु हैं। इनमें से सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है? तो पानी ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से क्लोरीन गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग पानी में अशुद्धियों को दूर करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। यह कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaOCl2 होता है। जब यह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl में जल अपघटन हो जाता है, जो आगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में जल अपघटन है जाता है, जिससे क्लोरीन के कारण तीव्र गंध निकलती है। CaOCl2 प्लस H2O डैश Ca कोष्टक OH2 प्लस Cl2। यह क्लोरीन कीटनाशकों के रूप में कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 किलोग्राम भार की वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति में बढ़ रहा है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो 150 जूल, 150 जूल होगा। एक पूछा गया चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई से के लेखक कौन है? तो अनिल मेनन है। हाफ ऑफ व्हाट आई से नामक काल्पनिक उपन्यास रचिता अनिल मेनन है। उपन्यास में महिला नायिका निर्भीक और निडर है। यह उपन्यास व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के बीच कहानी और सच्चाई के बारे में बताता है। अनिल का पहला उपन्यास द बीस्ट विद 9 बिलियन फीट को 2010 में वोडाफोन क्रॉसवर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया था। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक देवरा थे 2018 में। आपको बताना है प्रेजेंट में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद कौन है। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। तो ओम का सिंबल ऐसा होता है। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के विरोध की माप है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जिसकी प्रतीक ग्रीक अक्षर ओमेगा होगा। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओहा 1784 से 1854 के नाम पर रखा गया, जो एक जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध का अध्ययन किया था। तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल 2018 के उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन थे? तो बनवारी लाल पुरोहित थे। इन्हें आपका भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाए थे। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यह वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर होती है। एक अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में जाना जाता है। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधा तथा उल्टा होता है। उत्तल दर्पण यह वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह वक्रता केंद्र से दूर होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी तथा सीधी होती है। समतल दर्पण एक समतल दर्पण के सपाट प्रवर्तक सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि आभासी और सीधी होती है। छवि को स्क्रीन पर प्रक्षेपित या फोकस नहीं किया जा सकता है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिन्हें पौधे के विभिन्न भाग में उपस्थित नहीं होते वे डैश समूह से संबंधित हैं। तो थैलोफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलेस पौधे के शरीर का एक रूप है जिसे जड़ों, पत्तियों और तने में विभेदित नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए एक साथ संगठित की कोशिकाओं का संग्रह है। शैवाल और ब्रोफोफाइटा पादप शरीर के थैलाइड के रूप में दर्शाते हैं। वे थैलोफाइट समूह के टेरिडोफाइट में विभेदित पादप शरीर होता है। फेंड्रोगमस बीज उत्पादक पौधे होते हैं। रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। मेलिनीकृत एक्सोन होते हैं। माइलिन तंत्रिका काच की विशेषता मोटी परत के आवरण है, जिसे श्वान कोशिकाओं द्वारा स्रावित माइलिन कोशिका कहा जाता है। माइलिन कोशिका गैर समबायी है, इसलिए एक्सोन की पूरी लंबाई के साथ श्वान कोशिकाओं के मध्य में छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रेवनियर के नोड कहा जाता है। ये तंत्रिका आवेग एक्सेलरेशन की अनुमति देते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें काजीगुंड उत्तर बनिहाल दक्षिण में बीच की दूरी कम से कम आज 11.215 किलोमीटर की दूरी पर बारामूला के एक परेशानी मुक्त यात्रा प्रदान करती है।
इसे पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। इसे पीर पंजाल नाम दिया गया क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर के मध्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसका उद्घाटन 27 जून 2013 को हुआ था। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग और एशिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर। परमाणु संख्या इसे नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। इसे अक्षर Z से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को तत्वों का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे अक्षर A से दर्शाया जाता है। उदासीन परमाणु के लिए एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या Z और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या Z और परमाणु में न्यूक्लियॉन की संख्या A और एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर A-Z होता है। तो उपयुक्त से यह स्पष्ट है, न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर होती है। और लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान में होते हैं। इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा या विपरीत लिंग के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पुरुष और महिलाओं युग्मों का गठन होता है। ये युग्मक फ्यूज करके युग्मज बनाते हैं और वह नए जीव में विकसित होता है। यह अलैंगिक प्रजनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है, जिसे स्तनधारी स्थान पुरुष और महिला दोनों की विशेषता और विभिन्नता दर्शाता है। और लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन जिसमें एक एकल माता पिता द्वारा बिना किसी युग्मक के संलयन के संतान उत्पन्न होती है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे अमीबा और हाइड्रा। संतान अपने माता पिता के सटीक प्रतिकृति और आनुवंशिक के रूप में समान है। और लैंगिक प्रजनन एकल माता पिता द्वारा नवोदित विखंडन, मुकुलन, उत्थान, बीजाणु गठन के माध्यम से किया जाता है। चूंकि केवल एक ही माता पिता शामिल होते हैं, इसलिए संतान में विभिन्नता होने की संभावना नगण्य होती है। इसके परिणाम स्वरूप संतान माता पिता के समान रूप से आनुवंशिक रूप के होते हैं। इन्हें बीजाणु भी कहा जाता है। क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम होते हैं। किस सर्वाधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान पर 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1927 ईस्वी में। ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ? 1896 ईस्वी में। पहली बार भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ? 1900 में। पहली बार ओलंपिक में राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था एशिया का? तो 1920 ईस्वी में फहराया गया था। कोष्टक NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। NH4 कोष्टक 2SO4 अणु में उपस्थित परमाणु निम्न है। हाइड्रोजन में 8, नाइट्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 4 और सल्फर में 1। तो परमाणु की कुल संख्या 15 होती है सभी को ऐड करने के बाद। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। रेखीय संवेग कहा जाता है। इसमें P से दर्शाया जाता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग के द्रव्यमान और वेग को गुणनफल के रूप में मापा जाता है, अर्थात संवेग P बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसकी SI इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी निकाय में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए शुद्ध बल के बराबर होती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों क्रियात्मक गुण परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तत्वों के गुणों को आवर्तिक फलन के रूप में परमाणु द्रव्यमान से संबंधित पाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो फार्मिक अम्ल जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन के लिए उपयोग है। ऑक्सीक्लोरिक अम्ल का उपयोग जंग के स्थान को हटावे के लिए किया जाता है। और बोरिक अम्ल नेत्रध्वान आयुवास का एक घटक है। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेचर अवार्ड के लिए चुने गए तो करण महाजन है।
लेकिन इसमें राइट में आपका चेतन भगत दिया, लेकिन राइट इसका आंसर करण महाजन होगा। विश्व के प्रसिद्ध पुस्तक द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बोवस भारतीय अमेरिकी लेखक करण महाजन द्वारा लिखी गई है। फरवरी 2018 में कोलकाता के आईपीएल टीम के कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? तो शाहरुख खान है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।